हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट व्हाई इज़ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप। जो हमारी एल से बनती है वो हमेशा यू शेप ही क्यों होती है कि पहले वो फॉल करती है, देन कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो राइज करना दोबारा से शुरू कर देती है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं आगे। पहले पढ़ लेते हैं कि एल आपकी जो होती है वो इंग्लिश लेटर यू की तरह होती है। इसका मतलब क्या है कि अ फर्म बिगिंस प्रोडक्शन, जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को चलाती है, बिगिन करती है, तो एल का स्लोप पहले क्या हो जाता है, डाउनवर्ड होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को और भी इंक्रीज करते जाओगे, एल पहले पहले तो फॉल करेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब अपने मिनिमम पॉइंट पर ही वो पहुंच जाती है। एंड आफ्टर अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट, अपनी ऑप्टिमम आउटपुट को अटेन करने के बाद अगर फिर से हम लोग उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं किसी चीज़ की, तो आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, मतलब पर यूनिट जो आपको कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्ट की, वो क्या है, वो यहाँ पे आके राइज होना शुरू हो जाएगी। तो यही मतलब होता है कि एल आपकी यू शेप बनती है। और इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आपकी जब कॉस्ट कम पड़ रही है, कॉस्ट कम पड़ रही है मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको किसी प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट कम पड़ रही है, इसका मतलब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वहाँ पे लागू हो रहे हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है कि कुछ फ़ायदे हो रहे हैं जब आप लार्ज स्केल अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो कुछ फ़ायदे होते हैं। उसी के साथ में जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, इधर राइज होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब डिसइकोनॉमीज़ हैं, आपको कुछ नुकसान हो रहे हैं। तो ये अब हम इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। देखो, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का ही मेन रीज़न होता है जो आपकी एल क्या है, फॉल करना शुरू कर देती है। दिस इज़ ड्यू टू इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल दैट अक्योर व्हेन प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज। मतलब आपके इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लागू हो जाते हैं जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो एट द इनिशियल लेवल। तो पहला रीज़न क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट है डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। कि जब आप लोग क्या करते हो, एक बिग प्लांट इंस्टॉल करते हो या लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाते हो, तो क्या होता है, जो भी मजदूर हैं या लेबर है उसको अलग अलग क्या है डिवाइड कर देते हो, जिसमें जो स्पेशलाइज है उसको वो चीज़ दे दी जाती है। एक तो उससे क्या होता है, वो अपने काम पे बिल्कुल एफिशिएंट होता है, उसमें स्पेशलाइज होता है, जल्दी से काम भी हो जाता है और आपकी पैसे की बचत भी हो जाती है। तो ये पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, large number of laborers working in big plant have comparatively more opportunities of specialization। जब बहुत सारे लोग एक बिग प्लांट में काम करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्पेशलाइजेशन की। ओइंग टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है तो वर्क को हम लोग किस में डिवाइडेड कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में। अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या है, मजदूर लगे हुए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई क्या है, स्पेयर पार्ट्स को रिपेयरिंग कर रहा है, या कोई आपका इंजन डेवलप कर रहा है, कोई हैंड ब्रेकर बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जिसमें जो स्पेशलाइज हैं उसको हम लोग वो काम दे देते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस। और उसके आगे भी छोटी छोटी सी क्या होती हैं, सब प्रोसेसेस होती है। आर लेबर कैन स्पेशलाइज, जैसे क्या है, नट्स को अच्छे से टाई अप करना, उन सभी को क्या है, छोटे छोटे काम भी उसमें जो आ जाते हैं उसको भी बांट दिया जाता है। आज आ लेबर कैन स्पेशलाइज इन अ प्रोसेस और सब प्रोसेस एंड कैन बिकम एक्सपर्ट इन इट। जब हम एक लेबर को किसी एक काम दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उस अच्छी तरह से एफिशिएंट हो जाता है, स्पेशलाइजेशन उसमें आ जाती है और उस काम में वो एक्सपर्ट बन जाता है। सच अ स्पेशलाइजेशन विल इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। और इससे क्या होगा, उसकी जो क्षमता है काम करने की, क्योंकि एक ही काम वो बार बार करेगा, जब उसको पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। इससे क्या है, टाइम भी बचेगा और कैपिटल भी बच जाएगी। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इंक्रीज कर देता है, नई नई इन्वेंशंस करना। फिर एक लेबर के माइंड में भी आता है कि इसको हम लोग कैसे और भी डेवलप कर सकते हैं, नई नई इन्वेंशंस आती है। एज अ रिजल्ट, इसी यही कारण है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है दैट गोज ऑन फॉलिंग,
क्योंकि ये ही कारण होता है कि आपकी लेबर स्पेशलाइजेशन हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, जल्दी से अपना काम पूरा कर ले, जिससे टाइम भी कम लगे और पैसा भी कम खर्च हो। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट की, वो कम होना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल इकोनॉमीज, कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्या क्या इकोनॉमीज होती हैं। इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू सेवरल टेक्निकल इकोनॉमीज। जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इकोनॉमीज भी मिलती हैं, जैसे कि इंक्रीज यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, तो क्या करते हैं लोग कि ऑटोमेटिक मशीन्स को लेना शुरू कर देते हैं, कि इससे क्या होता है, एक इम्प्रूव टेक्निक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो काम ज़्यादा करती है, प्रोडक्शन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन कॉस्ट कम आती है लार्ज स्केल पे। तो टेक्निकल इकोनॉमीज भी क्या होती है, आपकी एवरेज कॉस्ट को कम करना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज़ इकोनॉमी ऑफ इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी की इकोनॉमी क्या होता है कि अब आप क्या करते हो, जो डिविजिबिलिटी है वो कई बार नहीं हो पाती है। अकॉर्डिंग टू J.S. बेन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन लीड टू फॉल इन एवरेज कॉस्ट ड्यू टू इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, विच मस्ट बी यूज्ड इन गिवन क्वांटिटी। देखो, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम लोग डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। एक मशीन है तो वो वैसे ही काम करेगी, उसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके क्या है उसको यूज़ तो नहीं कर सकती। तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको गिवन क्वांटिटी में ही हमें यूज़ करना पड़ता है, भले प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो। एग्जाम्पल है, जैसे एक लार्ज फर्म है, वो क्या करेगी, वो यूटिलाइज करती है सर्विसेज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर टू हिज फुल कैपेसिटी। उसने एक मैनेजर रखा है जैसे, तो क्या है, वो उस मैनेजर को फुल कैपेसिटी तक यूज़ करेगी, क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा काम है, उसको अपनी फुल कैपेसिटी तक यूटिलाइज करते हैं वो लोग सर्विसेज को, कोई मतलब पीछे छोड़ नहीं जाता है। लेकिन एक स्मॉल फर्म होती है ना, वो कभी भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो सिर्फ और सिर्फ 1/10 ऑफ इस कैपेसिटी को ही यूटिलाइज कर पाती है, जिस वजह से क्या होता है, लार्ज फर्म्स की एवरेज कॉस्ट कम होती है कंपैरेटिव टू जो स्मॉल स्केल पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड में प्रोडक्शन हो रही है। इंडिविजिबिलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें एक क्या होती है, फर्म अपनी सर्विसेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इस चीज़ को डिविजिबल नहीं कर सकती। अगर मैं मशीन की एग्जांपल लूँ, तो मशीन मैं तब तक यूज़ करूँगी जब तक क्या है, वो अच्छी तरह से डेप्रिशिएट नहीं हो जाती, उसमें वेयर एंड टियर नहीं आ जाते। तो हम अच्छे से अपनी चीज़ को क्या है, यूटिलाइज करवाते हैं, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढते हैं। तो यही कारण होता है जो आपकी एवरेज कॉस्ट कम पड़ती है। ये तो हो गया आपकी फॉल कैसे करती है LAC। अब हम पढ़ेंगे ये राइज क्यों होना शुरू हो जाती है, जिसमें हम क्या करना है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को पढ़ेंगे। अब देखते हैं राइजिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब जो राइजिंग पार्ट होता है ना, ये वाला एवरेज कॉस्ट का राइजिंग पार्ट, तो ये किसकी वजह से होता है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, फॉलोइंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवा रहे हैं, इन द स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग the coordinating the affairs of firm, there are limitations of efficiency of management। अब देखो क्या है कि लेबर फर्म ये तो कोऑर्डिनेट हो जाती है, स्पेशलाइज हो जाती है, इनको अलग अलग काम बांट देते हैं, लेकिन दिक्कत किस में आती है, दिक्कत आती है उनको मैनेज करने में। जो एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है मैनेजमेंट की, उसमें दिक्कत आ जाती है। और इसी लिमिटेशंस की वजह से हमें कुछ डिसइकोनॉमीज देखने को मिलती है। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो मैनेज करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैनेजमेंट बिकम्स मोर एफिशिएंट ऑन अकाउंट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, कि अब एफिशिएंट तो हमने कर दिया, लेबर और स्पेशलाइजेशन तो कर दी, लेकिन डिफ़िकल्टी किस में आती है, मैनेजमेंट करने में। उनको मैनेज कैसे किया जाए, उनकी जो डिफ़िकल्टी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब जो ऊपर लेवल पे कोई इंसान है जिसमें हम मालिक कह देते हैं, उसने सभी को लगाया है काम पे, तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनका ना कंटैक्ट जो होता है फर्म के साथ में या लेबर के साथ में, वो टूटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक जो टॉप मैनेजमेंट है वो इतना कुछ तो संभाल नहीं सकती है, हर एक का काम देख नहीं सकती है। तो क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट का जो काम होता है, उनका जो कंटैक्ट होता है ना,
वो फर्म की डे टू डे अफेयर्स के साथ या लेबरर के साथ बिल्कुल ही टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं उनकी क्षमता धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई टॉप लेवल पे है ही नहीं जो उनको अच्छे से क्या है एफिशिएंट रहना सिखा पाए। तो धीरे धीरे एफिशिएंसी उनकी कम होना शुरू हो जाती है। डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डेलीगेटेड टू अदर पर्सनस। अब जो डिसीज़न है वो टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, किसी दूसरे बंदे पे डाल देती है जो इतना ध्यान नहीं रख पाता है लेबरर्स का या उनके काम का, जो इतना प्रूडेंट मतलब एक्सपर्ट नहीं है उन चीज़ों में, उनको वो डिसीज़न पावर दे देते हैं। यही रीज़न होता है कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट है दोबारा से वो राइज़ करना शुरू कर देती है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि कोई पेपर वर्क है या ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन बिल्स का खर्च आ रहा है, जो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं दोबारा से फिर से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से काम अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट राइज होना शुरू हो जाती है। तो ये कारण है कि आपकी LAC क्यों यू शेप होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।